बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आलमी मीडिया की इस वक्त नज़रें हैं शाम के ऊपर। शाम आपको पता है कि वहाँ पे इक़्तिदार का जो तख्ता है बशार अल असद का, सदर का, वो उलट चुका है। सदर बशार अल असद का कोई अता पता नहीं है, वो मुल्क से फ़रार हो गए हैं। कुछ आलमी मीडिया के ज़राए ने तो उनकी हलाकत का भी दावा किया है। उन्होंने कहाँ उड़ान भरी, वो कहाँ पे उतरे, कहाँ पहुँचे, वो ईरान गए हैं, वो रूस गए हैं, वो तुर्किया गए हैं, किसी को कुछ नहीं मालूम, या वो मुल्क के अंदर हैं। वो जो एक सिस्टम था शाम का, रेडार का, वहाँ से वो गायब हैं। मैंने इसकी तफसील आपको नहीं बतानी कि हुआ क्या है, क्योंकि आलमी मीडिया में इस हवाले से बहुत कुछ मौजूद है। मेरी आज की वीडियो का मकसद जो है वो ये है कि इस तरह की जो तहरीकें हैं, जिस तरीके से हमने अफ़गानिस्तान में तहरीक तालिबान को देखा और फिर उनकी कामयाबियों को देखा, और उसके बाद फिर हमने देखा कि तालिबान पहली मरतबा बरसर इक़्तिदार आए, फिर वो दूसरी मरतबा 20 साला जदोजहद के बाद बरसर इक़्तिदार आए, और इसी दौरान फिर हमने देखा कि जो उनकी कामयाबियां थी अफ़गानिस्तान में, उनसे हौसला पाकर पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, जो पाकिस्तानी तालिबान हैं, उन्होंने भी अपनी कार्रवाइयों का सिलसिला शुरू किया। और आज आप देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा, उसके कबायली इलाके, किसी हद तक आप पाकिस्तान के बाकी जो बड़े शहर हैं, उस हवाले से भी आप कह सकते हैं कि यहाँ पर भी TTP की मौजूदगी है। और इस सारी सूरत हाल में जब शाम की सूरत हाल के हवाले से हम बात करते हैं, तो फिर ये भी जो है बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस बात का जायज़ा लिया जाए कि जो मुक़्तदरा होता है या जो एस्टैब्लिशमेंट होती है किसी रियासत की, उसके और आवाम के बीच में जो फ़ासले होते हैं उसका कितना नुकसान होता है। पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, उसमें आप किसी हद तक ये कह सकते हैं कि यहाँ पर मुक़्तदरा और आवाम के बीच में फ़ासले मौजूद हैं। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। सबसे पहले अगर हम इन वाक़यात के हवाले से देखें तो अफ़गान तालिबान की हुकूमत ने, उसकी वज़ारत ख़ारजा ने शाम में ये जो तब्दीली आई है इसका खैर मक़दम किया है, और शाम की इस्लामी तहरीक को या वहाँ के बाक़ियों को मुबारकबाद पेश की है। साथ में पाकिस्तानी जो तालिबान हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसका भी एक बयान सामने आया है, और उसमें भी शाम में होने वाली जो तब्दीली है उसका खैर मक़दम किया गया है, और पूरी दुनिया के मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की गई है। और साथ में इस बयान में पाकिस्तानी जो मिलिटेंट्स हैं, उन्होंने इनको मुजाहिदीन का नाम दिया है, उनकी कामयाबी के लिए भी दुआ की है। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त सूरत हाल है, अगर आप सियासी हवालों से देखें तो सियासी हवालों से कई आपको मुख्तलिफ़ वजूहात नज़र आती हैं कि जिसकी बिना पर ये कहा जा सकता है, और इसकी तरदीद भी नहीं की जा सकती, कि मुक़्तदरा और आवाम के बीच में फ़ासले मौजूद हैं। अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में इस किस्म की सूरत हाल पैदा होती है तो फिर क्या होगा? इस सवाल का जवाब जो है ये बहुत संजीदगी का तकाज़ा करता है। यहाँ पर आप देखें कि दहशतगर्दी की पहली लहर और इस वक्त जो मौजूदा लहर चल रही है, इस दौरान फिर हमने देखा कि मुतअद्दिद ऑपरेशंस किए गए, वज़ीरिस्तान से लेकर बाजोड़ और स्वात तक ऑपरेशंस किए गए। और ये जो मौजूदा हालात में आप देख रहे हैं, अमन मार्च हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग सड़क पर निकल कर अमन का मुतालबा कर रहे हैं, अमन की डिमांड कर रहे हैं। और साथ में कुछ इलाकों से ऐसी ख़बरें भी हैं कि वहाँ पे मुमकिन तौर पर फ़ौजी ऑपरेशंस हो सकते हैं, लेकिन इन मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशंस के ख़िलाफ़ भी सियासी क़ुव्वतें भी और अवामी सतह पर भी ख़ासा रद्द अमल पाया जाता है। हाल ही में जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से एक करारदाद जो है वो मंजूर हुई है, PTI और JUI की मुश्तरका करारदाद है, और इस करारदाद में मुमकिन फ़ौजी ऑपरेशंस को मुस्तरद किया गया है ज़िला खैबर में और बन्नू में, ख़ुसूसन जानी खेल के इलाके में। बन्नू में आपको पता है कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग निकले। इसी तरह वज़ीरिस्तान में, लखी मरवत में, टांक में, डेर इस्माइल ख़ान में और मालाकंड डिवीज़न में इस वक्त क्या सूरत हाल है, और मुख्तलिफ़ जो कबायली इलाके हैं वहाँ की सूरत हाल से भी आप
अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। ये सारी सूरत हाल जब हम देखते हैं तो फिर बहुत सारे हवालों से ये कहा जा सकता है कि एक तो ये जो दहशतगर्दी है या जो शिद्दत पसंदी है या फिर इसके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हैं, इसमें एक आदाद व शुमार तो बताए जाते हैं कि जी 80,000 पाकिस्तानी जो हैं ये इस जंग की नज़र हुए हैं, इन्होंने जाम शहादत नोश किया है। ये कोई अथेंटिक आदाद व शुमार नहीं है, ये यानी कोई डेटा मौजूद नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कितनी शहादतें हुई हैं, साथ में बलूचिस्तान में कितनी शहादतें हुई हैं, मुल्क के बाकी हिस्सों में कितनी शहादतें हुई हैं, कोई इस तरह मुस्तनद डेटा किसी के पास मौजूद नहीं है। हाल ही में जो पश्तून कौमी जरगा मुनक्किद हुआ, उसमें पश्तूनों के जो जानी और माली नुकसानात हैं उनके कुछ आदाद व शुमार जो हैं वो पेश किए गए। उन आदाद व शुमार के हवाले से भी ये कहा जा सकता है कि वो अथेंटिक नहीं है। कोई ऐसा इदारा जो है इस हवाले से काम नहीं कर रहा। अगर कुछ सरकारी इदारे जैसे नेक्टा जैसे कुछ थिंक टैंक्स जो हैं उनके आदाद व शुमार भी अगर सामने आते हैं तो वो एक अंदाज़ा होता है। अब अगर शाम की जो मौजूदा सूरत हाल है उसके तनाज़ुर में बात की जाए तो दुनिया भर में जो इस किस्म की तहरीकें हैं, इस्लामी तहरीकें हैं, उनको एक शह मिली है, उनका एक हौसला बढ़ा है। अब ये हौसला अगर बढ़ा है तो हमने जिस तरीके से दमिश्क की सूरत हाल देखी, बग़ैर मुज़ाहमत के शामी बाग़ियों ने उस इस्लामी तहरीक ने जो है वो कब्ज़ा कर लिया। अब इंतकाल इक़्तिदार की तैयारियां हैं, वहाँ पे जो है बताया गया है कि कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और शामी अवाम ने बड़ा खैर मकदम किया है। जो एक हफ़्ते के दौरान सूरत हाल में अचानक तब्दीली आई, बशारुल असद की हुकूमत का तख्ता उल्टा, ये बिल्कुल उसी तरह का मंज़र था जिस तरीके से हमने तकरीबन 3.5 साल पहले का मंज़र देखा था काबुल में। काबुल में बग़ैर मुज़ाहमत के अफ़गान तालिबान मुख्तलिफ़ सूबों से, मुख्तलिफ़ शहरों से होते हुए जब काबुल में दाखिल हुए तो वहाँ पर आपने देखा कि उनकी कोई मुज़ाहमत नहीं की गई, कोई इस हवाले से खून रेज़ी नहीं हुई। बग़ैर खून बहे इंतकाल इक़्तिदार हो गया। जो अफ़गान नेशनल आर्मी थी वो बिखर गई, जो अफ़गान पुलिस थी उसका कोई अता पता नहीं चला, जो अमरीकी फ़ौज थी वो भी भाग निकली और अमरीकी तैयारों के साथ जिस तरीके से लटक लटक कर अफ़गानों ने, कुछ अफ़गान जज्बाती नौजवानों ने जान गंवाई और उसके बाद फिर हमने देखा कि हज़ारों की तादाद में अमेरिका ने उन लोगों को मुंतकिल भी किया जिन्होंने नेटो के साथ या अमेरिका के साथ काम किया था। कहने का मकसद ये है कि बिल्कुल वही मंज़र उसका रिप्ले हमने देखा दमिश्क में, जिस तरीके से काबुल में हुआ था। और कुछ लोग पाकिस्तानी तालिबान के हवाले से ये कहते हैं कि जिस तरीके से इन्होंने फतुहात हासिल की अफ़गान तालिबान ने अफ़गानिस्तान के अंदर, तो इसकी कुछ वजूहात भी थी। आपने देखा होगा कि जब रूस ने यलगार की थी, उसके बाद जब मुजाहिदीन ने रूस को शिकस्त से दो चार कर दिया था, ज़ाहिर है कि उसमें अमेरिका का भी किरदार था, उसमें पाकिस्तान का भी किरदार था। लेकिन मुजाहिदीन फिर आपस में इक़्तिदार के हुसूल के लिए आपस में लड़ते रहे। खाना जंगी की कैफ़ियत थी और उसके बाद फिर अफ़गान तालिबान का ज़हूर हुआ और फिर हमने देखा कि लोगों ने तालिबान से और उनकी अदालतों से रुजू करने का सिलसिला शुरू कर दिया। ये बड़ी अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल थी। तो इससे मिलती जुलती सूरत हाल जो है ये कुछ सिक्योरिटी माहिरीन कहते हैं कि ये पाकिस्तान में भी है। पाकिस्तानी तालिबान को भी उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इस्लामाबाद तक रसाई हासिल कर सकते हैं। बज़ाहिर ये बहुत मुश्किल लग रहा है क्योंकि एक तो मुनज़्ज़म फ़ौज नहीं थी अफ़गानिस्तान में जब अफ़गान तालिबान वहाँ पे कार्रवाइयाँ कर रहे थे या वहाँ पे जद्दोजहद कर रहे थे या जिहाद कर रहे थे। पाकिस्तान की सूरत हाल मुख्तलिफ है। एक तो पाकिस्तान में सियासी जमातों का निज़ाम है, पार्लिमानी निज़ाम है, यहाँ पे जमहूरी निज़ाम है और दूसरा ये है कि एक मुनज़्ज़म फ़ौज यहाँ पे मौजूद है। जब भी कार्रवाई की जाती है तो ज़ाहिर है कि उसमें जानी नुकसान भी होता है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए जाते हैं। बलूचिस्तान में चूँकि सूरत हाल थोड़ी सी तब्दील है, खैबर पख्तूनख्वा की मिलिटेंसी से थोड़ा सा उसका जो तरीक़ेकार है मिलिटेंट्स का वो भी तब्दील है और उनका एजेंडा भी मुख्तलिफ है।
ان ملیٹنٹ گروپ سے جو خیبر پختونخوا میں یا قبائلی علاقوں میں سرگرم ہیں۔ بلوچستان میں منظم ایک جامع فوجی آپریشن کا فیصلہ کیا جا چکا ہے۔ اس کا آغاز معلوم نہیں ہوا ہے یا ہونے جا رہا ہے یا ہوگا یا کس صورت میں ہوگا، لیکن انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کا سلسلہ جو ہے یہ مختلف علاقوں میں چل رہا ہے، اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس وقت صورتحال کیا ہے۔ اگر فوجی آپریشن کے حوالے سے بات کی جائے تو پھر جو تحریک انصاف اور جے یو آئی کی مشترکہ قرارداد خیبر پختونخوا اسمبلی سے پاس ہوئی ہے، اور اس سے پہلے بھی باقاعدہ تحریک انصاف کی خیبر پختونخوا حکومت فوجی آپریشن کی مخالفت کر چکی ہے، تو یکسو ہونا، ایک پیج پر ہونا اور ایک موقف رکھنا فوجی آپریشن کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، کیونکہ اس وقت مختلف سیاسی جماعتیں مختلف آراء رکھتی ہیں۔ یہ جو حال ہی میں کل جماعتی کانفرنس ہوئی ہے گورنر ہاؤس پشاور میں، اس میں بھی کوئی اس حوالے سے بات نہیں کی گئی کہ ملیٹنسی کا یا دہشت گردی کا جو کلا کما ہے وہ کس طریقے سے ہو، طاقت کا استعمال ہو یا پھر مذاکرات کے ذریعے یہ مسئلہ حل کیا جائے۔ یہ جو جس قرارداد کی میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، پچھلی ویڈیو میں نے اس پہ بات کی تھی، اس میں مذاکرات کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے مسئلہ جو ہے وہ حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ اب اگر بات چیت ہو تو پھر اس کے لیے بھی مختلف سیاسی جماعتیں یکسو نہیں ہیں۔ اگر طاقت کا استعمال ہو تو پھر اس میں بھی مختلف جماعتیں جو ہیں مختلف آراء رکھتی ہیں۔ اس وقت مقتدرہ اور عوام کے بیچ میں جو فاصلے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے۔ یہ بڑا سنجیدہ سوال ہے، یہ بہت سنجیدگی کا تقاضا کرتا ہے، اور اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ جو عالمی سطح پر تبدیلیاں آ رہی ہیں، اب شام کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ شام میں بڑی طاقتوں کو شکست ہوئی ہے، شام میں دھچکا لگا ہے ایران کو بھی، شام میں دھچکا لگا ہے روس کو بھی۔ اب امریکہ پینٹاگون کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ مشرقی شام میں امریکی فوج موجود رہے گی۔ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے مشرق وسطیٰ میں باقی عرب ممالک میں جس طریقے سے جو ہوا وہ بھی چیز آپ کے سامنے ہے۔ داعش جو ہے وہ ایک عالمگیر خطرہ ہے، خصوصاً امریکہ پینٹاگون نے اس حوالے سے کہا ہے کہ شام کے مشرق میں امریکی فوج اس لیے موجود رہے گی تاکہ داعش پھر سے سر نہ اٹھا سکے۔ اب خطرے کو جواز بنا کر اب یہی خطرہ جو ہے یہ مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک میں اور پھر افغانستان میں بھی اس حوالے سے داعش کی کارروائیاں آپ کے سامنے ہیں، پاکستان میں بھی داعش کی کارروائیاں ہیں۔ تو مختلف پہلو ہیں اس تبدیلی کے، یہ جو شام میں تبدیلی آئی ہے، اور اس میں میری آج کی ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ مقتدرہ میں اور عوام میں جو بیچ میں جو فاصلے ہیں، یا سیاسی جماعتوں اور مقتدرہ کے بیچ میں یہ جو فاصلے ہیں، یہ فاصلے بڑے خطرناک ہیں۔ بہت شکریہ۔